हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह हमारे किसानों और हमारे खेतों की कहानी है। ये इंडियन एग्रीकल्चर की कहानी है। इंडिया को एक बड़ी खूबसूरत फैमिली समझो। एग्रीकल्चर इस फैमिली की प्यारी मां जैसी है। ये सबको खाना खिलाती है और घर को चलाती है। हजारों सालों से खेती हमारा मेन काम रहा है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। जब आप अपनी दाल चावल या रोटी सब्जी खाते हैं तो याद रखना कि यह एक किसान की कड़ी मेहनत से आती है। यह कड़ी मेहनत ही हमारे देश की असली रीढ़ है जो इंडिया को मजबूत और प्राउड बनाती है। यह एक रिदम है, एक गाना है जो हमारी जमीन हमेशा से गाती आ रही है। तो खेती इंडिया के लिए इतनी जरूरी क्यों है, मैं बताता हूं। हमारी इंडियन फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब है कि खेती करोड़ों इंडियंस को जॉब देती है। ये उन्हें अपनी फैमिली को खिलाने, अपने बच्चों को स्कूल भेजने और अपने घर बनाने के लिए पैसे कमाने में मदद करती है। एग्रीकल्चर हमें वह खाना देती है जो हम हर दिन खाते हैं। हमारी बिरयानी के चावल से लेकर हमारी पूरियों के लिए गेहूं तक, यह सब हमारे खेतों से आता है। यह हमारी एनर्जी और खुशी का अल्टीमेट सोर्स है। यही वजह है कि हम सब काम कर सकते हैं, गा सकते हैं और नाच सकते हैं। यह हमारी डेली लाइफ की फाउंडेशन है, एक सच्चा आशीर्वाद। लेकिन रुको, और भी है। एग्रीकल्चर सिर्फ हमें खाना नहीं देती है, यह हमारी बड़ी फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल्स भी देती है। अपने पहने हुए कपड़ों के बारे में सोचो। आपकी टी शर्ट के लिए कॉटन एक खेत से आता है। आपकी चाय में जो चीनी डालते हो वह गन्ने से आती है, जो भी खेत में उगता है। बैग के लिए जूट, खाना पकाने के तेल के लिए तिलहन, सब कुछ मिट्टी से शुरू होता है। तो खेती हमारी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ने में मदद करती है। यह एक बड़ी चेन में पहला कदम है जो हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। यह ग्रोथ का एक साइकिल है जहां खेत फैक्ट्री की मदद करता है और फैक्ट्री देश की मदद करती है। यह कनेक्शन एग्रीकल्चर को हमारी नेशनल इनकम का इंजन बनाता है। जब हमारे खेत अच्छा करते हैं तो हमारा देश अच्छा करता है। इसका मतलब है ज्यादा बिजनेस, दूसरे देशों को ज्यादा एक्सपोर्ट और एक खुशहाल इंडिया। एग्रीकल्चर की कहानी इंडिया की प्रोग्रेस की कहानी है। बोया गया हर बीज एक बेहतर कल की उम्मीद है। यह कड़ी मेहनत, उम्मीद और खुद जीवन का एक खूबसूरत गाना है। हमें अपने किसानों और उनके अविश्वसनीय काम के लिए बहुत आभारी होना चाहिए। वे हमारे देश के सच्चे हीरो हैं जो हमें खिलाने और समृद्ध रखने के लिए चुपचाप काम करते हैं। उनका पसीना और मेहनत हमारे देश के खूबसूरत हरे भरे लैंडस्केप को रंगते हैं। अब बात करते हैं कि हम इंडिया में खेती कैसे करते हैं। यह सब एक जैसा नहीं है, अलग अलग स्टाइल्स है। जैसे गाने के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है। यह खेती का एक बहुत पुराना और सिंपल तरीका है। यह जमीन के छोटे टुकड़ों पर बेसिक टूल्स जैसे डंडों और कुदाल का इस्तेमाल करके की जाती है। परिवार सिर्फ अपने लिए खाना उगाते हैं, मार्केट में बेचने के लिए नहीं। यह अपनी फैमिली डिनर के लिए बस उतना ही खाना बनाने जैसा है। इस तरह की खेती नेचर के बहुत करीब है और कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करती। यह एक सिंपल ट्रेडिशनल मेथड है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारी जड़ों से एक सच्चा कनेक्शन। अगला है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यह उन जगहों के लिए है जहां बहुत सारे लोग हैं लेकिन जमीन ज्यादा नहीं है। किसान अपने छोटे खेतों से ज्यादा पैदावार लेने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। वे ज्यादा फसल उगाने के लिए अच्छे बीज, फर्टिलाइजर और नहरों या ट्यूबवेल से पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसका लक्ष्य अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त खाना उगाना और शायद लोकल मार्केट में थोड़ा बेचना है। यह एक छोटे कमरे में एक बहुत ही शक्तिशाली गाना गाने जैसा है। आप अपना सब कुछ दे देते हैं। यह मेथड उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आम है जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है और जमीन कीमती है। फिर आता है बड़ा वाला कमर्शियल फार्मिंग। यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य मार्केट में बेचने और प्रॉफिट कमाने के लिए फसलें उगाना है। किसान ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। वे मॉडर्न बीज, जिन्हें HYV बीज कहते हैं, और ढेर सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक बड़ी फसल मिल सके। प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार है। उदाहरण के लिए असम में बड़े चाय के बागान या कर्नाटक में कॉफी के बागान सभी कमर्शियल फार्म्स हैं। वे एक बहुत बड़े एरिया में एक ही फसल उगाते हैं। इस तरह की खेती पूरी तरह से बिजनेस के बारे में है और इंडिया को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ती है। जैसे हमारे त्योहारों के सीजन होते हैं,
वैसे ही हमारी फसलों के भी सीजन होते हैं। इंडिया में हमारे पास 3 मेन क्रॉपिंग सीजन है। पहला है खरीफ, जो जून जुलाई में मानसून की बारिश के साथ शुरू होता है। चावल, मक्का और कपास जैसी फसलों को बारिश पसंद होती है, इसलिए उन्हें इस सीजन में उगाया जाता है। अगला है रबी, सर्दियों का सीजन अक्टूबर दिसंबर से शुरू होता है। इन फसलों को ठंडा मौसम पसंद होता है। गेहूं, चना और सरसों हमारे मुख्य रबी स्टार्स हैं, और इनके बीच में एक छोटा गर्मियों का सीजन होता है जिसे जायद कहते हैं। यह तब होता है जब हम तरबूज, खरबूजा और खीरा उगाते हैं। यह 2 बड़े सीजन के बीच एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस जैसा है। इंडिया इतनी सारी अद्भुत फसलें उगाता है, यह हर तरह के गाने वाली एक बड़ी प्लेलिस्ट जैसा है। हमारी नंबर 1 फूड क्रॉप चावल है। इसे गर्म मौसम और ढेर सारा पानी पसंद है। यही वजह है कि यह पश्चिम बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर इतनी अच्छी तरह से उगता है। चावल के बाद हमारे पास गेहूं है, जो हमारे रबी सीजन का राजा है। यह उत्तर और उत्तर पश्चिमी इंडिया के लोगों का मुख्य भोजन है। इसे उगने के लिए ठंडा मौसम और कटाई के समय तेज धूप की जरूरत होती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश बड़े गेहूं चैंपियन हैं। ये 2 अनाज इंडिया में लगभग सभी के लिए मुख्य भोजन है, जो हमारे भोजन का आधार बनाते हैं। फिर हमारे पास सुपर हेल्दी बाजरा है। ये मोटे अनाज हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी। इन्हें मिरेकल ग्रेन्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और ये सूखे इलाकों में भी उग सकते हैं। ये पोषण से भरपूर होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। राजस्थान बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है। हम बहुत सारी दालें भी उगाते हैं, जैसे अरहर, उड़द और मूंग। दालें ज्यादातर इंडियंस के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। वे बहुत खास होती हैं क्योंकि वे मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने में मदद करती हैं। वे पूरे देश में उगाई जाती हैं, आसानी से अलग अलग फसल चाकराओं में फिट हो जाती है। मीठी और ऊर्जावान फसलों को न भूलें। गन्ना एक लंबा रसीला पौधा है जो हमें चीनी, गुड़ और खांडसारी देता है। इसे गर्म मौसम की जरूरत होती है और यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अच्छा उगता है। हमारे पास मूंगफली, सरसों और सोयाबीन जैसे कई तिलहन भी हैं, जो हमें हमारे खाना पकाने के तेल देते हैं। हमारी सुबह की ताजगी के लिए हमारे पास चाय और कॉफी है। चाय असम और दार्जिलिंग की पहाड़ी ढलानों पर उगती है, जहां बहुत बारिश होती है। कॉफी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की पहाड़ियों में प्रसिद्ध है। ये पेय सिर्फ पेय पदार्थ नहीं है, वे हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 1960 के दशक में भारतीय कृषि में एक बड़ा बदलाव आया। हम इसे हरित क्रांति कहते हैं। यह एक सुपरहिट गाने जैसा था जिसने सब कुछ बदल दिया। हमने नए जादुई हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज का इस्तेमाल करना शुरू किया, खासकर गेहूं और चावल के लिए। हमने बेहतर सिंचाई के लिए बांध भी बनाए और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे हमारे किसानों को पहले से कहीं ज्यादा खाना उगाने में मदद मिली। इंडिया एक ऐसा देश था जिसे खाना इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद वह अपने लोगों को खिलाने वाला देश बन गया। सरकार ने किसानों के बीच जमीन को ज्यादा निष्पक्ष रूप से बांटने के लिए भूमि सुधार भी किए, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना था। इतनी सफलता के बावजूद हमारे किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह हमेशा एक आसान यात्रा नहीं होती। एक बड़ी समस्या मॉनसून पर हमारी निर्भरता है। अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती या बहुत देर से आती है तो फसलें मर सकती हैं। इससे खेती बहुत रिस्की हो जाती है। हमारे कई किसान छोटे किसान भी हैं। उनके पास जमीन के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, जिससे बड़ी मशीनों या मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। जमीन के इस बंटवारे का मतलब है कि वे अक्सर अपने परिवार के लिए बस उतना ही उत्पादन करते हैं, जिससे मुनाफा कमाने के लिए बहुत कम बचता है और वे गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं। एक और बड़ी चुनौती मॉडर्न टूल्स और नॉलेज की कमी है। दूर दराज के गांवों में कई किसान अभी भी खेती के पुराने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास अच्छी क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइजर या नई खेती की तकनीकों के बारे में जानकारी तक पहुंच नहीं हो सकती है। स्टोरेज की भी एक समस्या है। फसलों को उगाने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उन्हें कीड़ों और सड़ने से बचाने के लिए पर्याप्त प्रॉपर वेयरहाउस या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। यह किसान और देश दोनों के लिए एक दिल तोड़ने वाला नुकसान है। हमारे कृषि गीत में एक डूखार नोट, लेकिन चिंता मत करो, भविष्य उज्जवल है।
हम खेती को बेहतर और ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के नए तरीके खोज रहे हैं। एक खूबसूरत विचार है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका मतलब है बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स के खाना उगाना। यह हमारे स्वास्थ्य और मदर अर्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब कई लोग ऑर्गेनिक फल और सब्जियां खरीदना पसंद करते हैं। सरकार और कई संगठन किसानों को खेती के इस नेचुरल और हेल्दी तरीके को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे उन्हें मार्केट में बेहतर कीमत भी मिल सकती है। यह किसी गाने का एक शुद्ध अनप्लग्ड वर्जन गाने जैसा है। किसानों को ज्यादा पैसे कमाने में मदद करने के लिए हम डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि किसानों को सिर्फ फसलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री या शहद के लिए मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। इससे उन्हें आय का एक अतिरिक्त स्रोत मिलता है और वे आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। किसानों के लिए बेहतर शिक्षा, लोन तक आसान पहुंच और ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटी बनाना अन्य कदम है जो भारतीय कृषि के लिए एक खुशहाल, ज्यादा समृद्ध भविष्य बनाएंगे। हमारे किसान हमारा गौरव है और साथ मिलकर हम उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सफलता और खुशी का गीत गाने में मदद कर सकते हैं।